आप सभी को मेरा नमस्कार। इस भाग में मैं आप लोगों को संक्रमण धातुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। संक्रमण धातु से संबंधित इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा जो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संक्रमण धातु होते कौन हैं या कैसे होते हैं, संक्रमण धातु किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में देखेंगे कि जो समूह 3 होता है और समूह 12, तो समूह 3 और समूह 12 के बीच में जितने भी तत्व आते हैं उनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। अधिकांशतः इनका जो डी कक्ष होता है वो अर्धपूरित होता है, अर्थात कुछ न कुछ भाग उसका खाली रहता है, जिसके कारण जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में अपना संक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उनको अधिकांशतः संक्रमण धातु कहा जाता है। तो इसी से संबंधित देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि संक्रमण धातु अधिकांशतः ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्ती प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनका जो डी इलेक्ट्रॉन होता है वो विचरण करने के लिए स्वतंत्र होता है, उनका जो डी कक्ष होता है खाली होता है, कुछ न कुछ उसका भाग खाली होता है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वो प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कोबाल्ट दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, मैग्नीज दिख रहा है और मैग्नीशियम दिख रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा मैग्नीज, ठीक है, याद रखिएगा मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे आसानी से खाली स्थान इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले के प्रश्न में बताया था कि इनके पास डी कक्ष जो होता है अधिकांशतः खाली होता है ना। तो जो डी कक्ष होता है अधिकांशतः खाली होने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण के लिए उपस्थित होते हैं और वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में आसानी से जंप कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, NS कक्ष, NP कक्ष, ND कक्ष और देखिए N-1D और NS कक्ष दिख रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा N-1D और NS कक्ष। तो ये जो है स्वतंत्र होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होते हैं और कुछ पूरित होते हैं। तो उसके कारण जो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संकुल लवण बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति रखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा एम्प्टी ऑर्बिटल्स या खाली कक्ष होंगे वो उतने ही ज़्यादा यौगिक बनाने में क्षमता रखते हैं। तो देखेंगे कि जो एस ब्लॉक का तत्व होता है वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा एफ ब्लॉक कभी नहीं आएगा। तो बचा कौन, डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अधिकांशतः संकुल लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। तो जो संकुल लवण बनाएंगे वो अधिकांशतः रंगीन लवण बनाते हैं। तो इसमें देखिए आप क्षार धातु तो नहीं होगा, क्षारीय मृदा तो शून्य समूह तो किसी के साथ क्रिया करता ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। बचा कौन, संक्रमण धातु। तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमण धातुएं। तो संक्रमण धातुएं जो होते हैं रंगीन लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। इसमें ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है आयरन, वेनेडियम, कॉपर और सोडियम। तो हमने कहा था कि आवर्त सारणी में समूह 3 और समूह 12 के बीच में जितने भी तत्व आएंगे सब डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आयरन जो होता है वो भी समूह 3 के बीच में आ रहा है और वेनेडियम और कॉपर ये लगभग तीनों जो होते हैं समूह 3 से 12 के बीच में आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सोडियम जो तत्व है, ठीक है, वो समूह क्रमांक 1 का तत्व है। वो कौन से क्रमांक का है, समूह क्रमांक 1। तो समूह क्रमांक 1 का तत्व है अर्थात वो क्षारीय धातु कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि समूह क्रमांक 1 और समूह क्रमांक 2, तो समूह क्रमांक 1 जो होता है वो क्षारीय धातु कहलाते हैं और समूह क्रमांक जो 2 होता है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो इसमें देखिए आपको सोडियम दिख रहा है, बाकी तो आयरन, कॉपर और वेनेडियम ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक का तत्व नहीं है बोल रहे हैं, तो सोडियम डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगला देखते हैं, मिश्र धातु में कौन सा संक्रमण धातु उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा La, ठीक है।
तो जो ये जो La जो होता है वो मिश्र धातु का संकरण धातु उपस्थित है ना। मिश्र धातु में संकरण धातु L उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा धातु संक्षारण नम हवा में आसानी से हो जाता है। मतलब थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो उसका संक्षारण अर्थात जंग लग जाता है। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी वो इसमें जल्दी होगा। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सोना, चांदी और निकिल। तो ये जो देखिए सोना चांदी, सोना और चांदी का तो आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोना और चांदी जो होता है आभूषण बनाने में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका जल्दी संक्षारण नहीं होता, अर्थात वो उत्कृष्ट धातु होते हैं। बचा निकिल, निकिल का भी जल्दी से जंग नहीं लगता, ठीक है। अब बचा कौन, लोहा। तो ये जो लोहा होता है उसमें आसानी से जंग लग जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा, आयरन। तो आयरन जो होता है नम हवा में आसानी से संक्षारण होता है, अर्थात उसमें जंग लग जाता है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 XH2O, है ना। H2O पानी का सूत्र होता है, तो उसमें Fe2O3 XH2O जब आ जाता है तो वो जंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चांदी का अयस्क है, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिख रहा है अर्जेंटाइट, स्टेबनाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो हमारा जो चांदी होता है, चांदी का जो सूत्र होता है क्या होता है, Ag, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जेंट, है ना, अर्जेंटाइन बोलते हैं। तो उसी से संबंधित अर्जेंटाइट, ठीक है, क्या है, अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट का जो अयस्क है वो क्या हो जाएगा, चांदी। मतलब चांदी का अयस्क क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। और अर्जेंटाइट का सूत्र Ag2S, अर्थात सिल्वर ग्लांस। कभी कभी पूछा जाता है कि सिल्वर ग्लांस का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, Ag2S, है ना। Ag2S अर्जेंटाइट, अर्थात चांदी का अयस्क। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा चांदी का अयस्क है, तो अर्जेंटाइट, ठीक है। ये अर्जेंटाइट जो होता है चांदी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा द्विक्लवन का उदाहरण है। द्विक्लवन का उदाहरण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये तो तीनों नहीं हो सकते, ये तीनों क्या है, आयनिक लवण है, ठीक है। तो बचा कौन, पोटास एलम। पोटास एलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। तो फिटकरी को द्विक्लवन बोला जाता है। उसका सूत्र मैं अभी आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। तो इसका जो सूत्र है K2SO4, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, ठीक है, याद रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O इसका सूत्र होता है, पोटास एलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक्लवन बोलते हैं। तो द्विक्लवन पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। कभी कभी पूछा जाता है कि पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकर्ण तत्व रंगीन लवण क्यों बनाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपको, छोटे आकार के कारण, अधातु होने के कारण, बड़े आकार के होने के कारण और अयुग्मित द्विकक्ष कारण। तो हम लोग जानते हैं मुख्यतः क्या होता है, अयुग्मित द्विकक्ष, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अयुग्मित द्विकक्ष होने के कारण रंगीन लवण का निर्माण करते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा आयन रंगीन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबका, क्रोमियम का, क्रोमियम 3+ का, क्रोमियम 2+ का और कॉपर 1+ का और कोबाल्ट 2+ का। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉपर 1+ दिख रहा है, ठीक है, कॉपर 1+ में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो रंग का निर्माण नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कॉपर 2+, ठीक है। सिगरेट या गैस लाइटर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सिगरेट और गैस लाइटर बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु का, याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ इस्पात मिश्र धातु कौन से धातु से बनाया जाता है। तो बुलेट प्रूफ इस्पात मिश्र धातु अक्सर जो है जिरकोनियम, Zr से निर्माण किया था, जिसको कहते हैं जिरकोनियम, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता। तो परिवर्तित संयोजकता वही नहीं दर्शाएगा जिसका जो डी कक्ष रहेगा वो या तो पूर्णता भरा होगा या अंशता भरा होगा। तो पूर्णता भरा होने के लिए चेक करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयरन का निकालेंगे, कॉपर का निकालेंगे और जिंक का निकालेंगे और मैग्नीज का निकालेंगे। तो देखेंगे कि जो हमारा जिंक होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के समकक्ष, उसके बाद फिर
3D10, ठीक है, और 4s2। तो इसमें देखिए ये तो आपका 3D10 भर चुका है और 4s2 भी भर चुका है। इसका मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूमने के लिए सक्षम नहीं है। तो घूमने के लिए जब सक्षम नहीं है तो परिवर्तित संयोजकता भी नहीं दर्शाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक। तो जिंक जो होता है परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है। निम्न में से कौन सा धातु सर्वाधिक आघातवर्धनी होता है? तो पहले समझिए आघातवर्धनी होता क्या चीज़ है। आघातवर्धनी मतलब जिसको पीट कर या जिसको हथौड़े से ठोक कर चादर का निर्माण किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं आघातवर्धनी। तो इस गुण का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा आभूषण किस धातु का बनाया जाता है? तो वो लगभग सोने का। जो सोना तत्व होता है उसका आभूषण निर्माण के लिए अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी इस ऑप्शन में सोना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिख रहा है ना, चांदी, सोना, तांबा और लोहा। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी कौन हो जाएगा? सोना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तत्व कॉपर के साथ मिलकर पीतल का निर्माण करता है? तो देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। तो पीतल का जो सूत्र होता है, मिश्र धातु का सूत्र होता है, उसमें 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। तो इसमें देखिए आपको जिंक दिख रहा है क्या? ठीक है, ये दिख रहा है जिंक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक, है ना। 70% कॉपर और 30% जिंक, याद रखिएगा। 70% कॉपर और 30% जिंक, है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि पीतल में जिंक की मात्रा कितनी होती है और कॉपर की मात्रा कितनी होती है। तो आपको बताना होगा 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। या तो उसको कम कर देंगे या तो उसको बढ़ा देंगे। तो कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक करते हैं। अधिकांशतः जो संक्रमण धातु होते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैसे निकिल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर। ये उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपको कौन कौन सा दिख रहा है? निकिल, जिंक, कॉपर, उसके बाद ऑल। तो देखेंगे कि निकिल भी उत्प्रेरक होता है, जिंक भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और कोबाल्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, तो निकिल, कोबाल्ट, जिंक, वेनेडियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, है ना, ये सब उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का धात्विक बंध सर्वाधिक शक्तिशाली होगा? तो ऐसा धातु जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली बंध का निर्माण करेगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः टंगस्टन, मोलिब्डेनम और क्रोमियम। तो ये जो तत्व होते हैं जैसे कि आपका मोलिब्डेनम हो गया और टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, ये अधिकांशतः अत्यधिक धात्विक प्रबल बंध का निर्माण करते हैं। तो उसमें आपको देखिए कौन सा दिख रहा है? क्रोमियम दिख रहा है। तो क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम। आर्गन तो नहीं बनाएगा, आर्गन क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो तो शून्य समूह का तत्व है और शून्य समूह का तत्व होने के कारण वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन देगा। बाकी आयरन और वेनेडियम, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर क्रोमियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोबाल्ट 2 के द्वारा कांच में कौन सा रंग उत्पन्न किया जाता है ना? तो कोबाल्ट 2 के द्वारा कांच में गहरा नीला रंग उत्पन्न किया जाता है। कौन सा रंग उत्पन्न किया जाता है? गहरा नीला रंग। ठीक है, याद रखिएगा, गहरा नीला रंग कोबाल्ट 2 के द्वारा कांच पर। ओजोन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ओजोन परीक्षण जो होता है अमलगम, अर्थात ये जो मरकरी, ठीक है, Hg को हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। ओजोन का परीक्षण मरकरी के द्वारा किया जाता है और इसमें जो मरकरी होता है वो फिसलने का गुण खो देता है इस परीक्षण में। कौन सा गुण? फिसलने का। फिसलने का गुण जो खो देता है। ठीक है, इसलिए उसका टेस्ट लगाया जाता है ओजोन परीक्षण के लिए। जिसके कारण वह कठोर और भंगुरता का गुण धारण कर लेते हैं। जहाँ भी सहसंयोजी बंध उत्पन्न होता है वहाँ पर याद रखिए कठोर और भंगुरता दोनों का ही गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिख रहा है? आपको दिख रहा है कठोर और भंगुरता का गुण। ठीक है, मरकरी को किस धातु के बर्तन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाया जाता है? तो इसमें दिख रहा है आपको, देखिए सिल्वर, लेड, आयरन और एल्युमिनियम।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। क्यों? क्योंकि वह अमलगम का निर्माण नहीं करता उसके साथ, ठीक है। आयरन के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता, इसलिए उसको लोहे के बर्तन में लेके जाया जाता है। मानव शरीर में सर्जरी के समय लगने वाले प्लेट और स्क्रू किस धातु के बनाए जाते हैं? तो उसमें देखिए आपको दिख रहे हैं निकिल, आरिक, प्लेटिनम, ठीक है। तो मानव शरीर में जब स्क्रू या सर्जरी के समय जब स्क्रू का उपयोग किया जाता है तो ऐसे तत्वों का उपयोग किया जाता है जिसमें संक्षारण ना हो। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए थैलियम, ठीक है, Ta, इस धातु का उपयोग किया जाता है, Ta, थैलियम। मैग्नीज आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है ना? मैग्नीज याद कीजिए, मैग्नीज किस आवर्त सारणी में किससे संबंधित है? वो तो डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व के साथ वो कौन सा है कि वो 7वें समूह का तत्व है ना? 7वां समूह आएगा आपका डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक, मैग्नीज, जिसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। निम्न में कौन सा 3D संक्रमण श्रेणी का अनुसरण करता है? तो संक्रमण श्रेणी 3D है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्ष में भरेगा वो क्या हो जाएगा? उसका 3D कक्ष हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। कितना होता है? 27। तो इसका मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7। देखिए यहाँ पर कितना आया? 3d7। कितना आ गया? 3d7। तो कौन से कक्ष में अनुसरण कर रहा है वो? 3D सीरीज में, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3D, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा? प्लेटिनम, आरिक और सिल्वर, इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए हमको, ठीक है। वैसे 3D संक्रमण श्रेणी में कोबाल्ट आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन किससे रंगीन हो जाता है ना? तो ये जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन जो होता है, मुहर लवण, ठीक है, याद रखना है आपको, मुहर लवण। तो मुहर लवण देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मुहर लवण दिख रहा है। मुहर लवण का सूत्र क्या हो जाएगा? FeS4 NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, ठीक है। क्या करना है आपको? FeS4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O, जो कि हरा रंग होता है ना, मुहर लवण जिसको बोलते हैं हम। अगला प्रश्न, आयरन के किस रूप को सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? तो आयरन के ढलवा लोहा, ठीक है। कौन से रूप में पाया जाएगा? ढलवा लोहा, सर्वाधिक कार्बन पाया जाएगा। निम्न में कौन सा धातु नमी युक्त वायुओं में आसानी से संचारित हो जाता है, अर्थात जंग लग जाता है? तो उसके लिए हम तो जानते हैं कौन सा है, बाकी ऊपर के तो उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं जिसमें जंग आसानी से नहीं लगता, इसलिए उसका उपयोग सोने चांदी आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं ना, तो वो नहीं होगा। संचारित जल्दी होता है आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ और कौन सा तत्व पाया जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? क्रोमियम प्लस निकिल। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? क्रोमियम प्लस जिंक। तीसरा क्या दिख रहा है? जिंक प्लस लेड। चौथा ऑप्शन में दिख रहा है क्रोमियम प्लस कॉपर, है ना। तो स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः होता है क्रोमियम और निकिल, ठीक है। कौन कौन सा होता है? क्रोमियम और निकिल। अगला देखते हैं, पर्पल ऑफ कैल्शियम किसे कहते हैं ना? तो पर्पल ऑफ कैल्शियम कॉपर विलियम को कहा जाता है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन जिसके कारण हमारे शरीर में शुगर का पाचन होता है ना। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो शुगर का पाचन प्रभावित होता है, जिसके कारण शुगर बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको मधुमेह जिसको कहा जाता है। तो इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जिंक, ठीक है, Zn, ठीक है। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सबसे अधिक उत्तम धातु लेपन कौन सा होता है? तो सबसे अधिक उत्तम धातु लेपन इसमें देखिए टिंक लेपन दिख रहा है, टीन लेपन दिख रहा है, कॉपर लेपन दिख रहा है, परंतु जिंक लेपन को सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण देखिए इसमें एफ कक्ष का नगण्य आवरण प्रभाव, नाभिकीय आवास में वृद्धि, नाभिकीय आवास में कमी, आवरण प्रभाव में कमी, ठीक है। तो इसमें आपको देखेंगे ये जो उत्तर है
एक कक्ष का नगण्य आवरण प्रभाव, ये उसका उत्तर होगा। कौन से लिंथेनाइड को संश्लेषित प्रक्रम से प्राप्त किया है? संश्लेषित प्रक्रम मतलब जिसको कृत्रिम से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला प्रश्न है PM, ठीक है। कौन सा? PM, प्रोमेशियम जिसको बोलते हैं, है ना। प्रोमेशियम को संश्लेषित प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु H2O को अपचयित नहीं करेगी, मतलब पानी को अपचयित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कैल्शियम, आयरन और लिथियम, ये तीनों तो नहीं करते, तो बचा कौन? कॉपर, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर। एक्टिनाइड्स मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं एक्टिनाइड्स? ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। सभी संश्लेषित तत्व हैं, ऐसा तो नहीं है, सभी संश्लेषित तत्व नहीं होते। 104 परमाणु क्रमांक संख्या शामिल है, उसके अलावा भी और भी शामिल है उसमें। छोटी आयु वाले समस्थानिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो आखिरी देखिए उसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है? परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं, है ना। एक्टिनाइड्स होते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं, उसके परिवर्तनीय होते हैं संयोजकता। फोटोग्राफी के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है? तो फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, Ag2Br, ठीक है। Ag2Br, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।